मेरा नाम मयंक है। एक साधारण नाम जिसे शायद ही कोई मुझे याद रखे। मैं न तो कोई तांत्रिक हूँ, न कोई झूठे किस्सों को गढ़ने वाला। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में वो कुछ देखा और महसूस किया जो हर तर्क, हर समझ से परे था और जो डर के हर परिचित रूप से भी कहीं ज़्यादा भयानक था। ये कहानी मैं तुम्हें किसी शोहरत या तारीफ के लिए नहीं सुना रहा, बल्कि इसलिए ताकि शायद तुम में से कोई उस भूल को न दोहराए जो मैंने की थी। करीब 6 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन हर रास्ता बंद होता गया। तनाव, अकेलापन, शहर की भीड़ भाड़ और चारों ओर एक नज़रों से छिपी हुई घुटन, सबने मिलकर मेरे मन को धीरे धीरे कुचल डाला। मैंने तय किया कि मुझे कहीं दूर जाना है, कहीं ऐसा जहां लोग न हो, आवाज़ें न हो और मैं खुद से, अपने साए से भी बात कर सकूं। उसी समय मुझे एक ऑफ़र मिला। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना और सुनसान घर, बेहद कम किराए पर। मैंने सोचा शायद यही मौका है, मैं खुद को दोबारा जोड़ सकूंगा, शांति मिलेगी और मैं अपने अधूरे कामों पर ध्यान दे सकूंगा। और फिर मैं उस घर की ओर निकल पड़ा। पहली बार जब मेरी नज़र उस घर पर पड़ी तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। ऐसा लगा जैसे वो चार दीवारी नहीं, कोई जीवित चीज़ है जो मुझे घूर रही हो। पुराना लकड़ी का दरवाज़ा चरमरा रहा था, जैसे हर सांस में कुछ कहना चाहता हो। झरोखे टूटे हुए थे और घर के पीछे एक गहरा काला तालाब था, इतना शांत जैसे सदियों से किसी ने उसमें हलचल न की हो। मकान मालिक ने मुझे बस एक बात कही थी, पीछे के हिस्से में मत जाना और रात में घर से बाहर निकलने की भूल मत करना। मैं हंस पड़ा। मेरे मन में आया कि गांव वालों की बातें अक्सर अंधविश्वास होती है, पर वो जो मेरा सच में इंतजार कर रहा था वो अंधविश्वास नहीं, भयावह हकीकत थी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। मैंने अपना सामान जमाया, खाना खाया और थक कर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन रात करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी सिहरन फैल रही थी। हवा में ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो शरीर को छू नहीं रही थी, बल्कि सीधा हड्डियों तक जा रही थी। मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि मुझे पूरी तरह याद था कि सोने से पहले मैंने उसे बंद किया था। मैं धीरे से उठा, कांपते हुए कमरे में देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक धीमी, डूबी हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं सिहर गया। पहली बार लगा कि ये कोई थकान या वहम नहीं है, कुछ है जो सचमुच मेरे आसपास है। काश उस रात मैंने खुद को समझा लिया होता, काश मैं वहीं से लौट आता, पर ऐसा नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जल जाती और बुझ जाती, कभी बंद खिड़कियां अपने आप खुल जाती, जैसे कोई भीतर आने को मचल रहा हो। पर सबसे डरावना था वो लगातार महसूस होने वाला एहसास, जैसे कोई हर पल, हर कोने से मुझे देख रहा है। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई साया मेरी परछाई में छुपा हुआ है। एक शाम मन में आया कि क्यों न पीछे जाकर तालाब को नज़दीक से देखूं। मैं घर के पीछे गया, जहां वो काला तालाब था। पानी एकदम शांत था, जैसे सदियों से सो रहा हो। मैंने जैसे ही किनारे पर कदम रखा, जमीन में एक कंपन सा महसूस हुआ और फिर तालाब के बीचों बीच कुछ उभरा। वो कोई लहर नहीं थी, वो एक चेहरा था जो पानी की सतह पर उभरा हुआ था। सड़ा गला चेहरा और वो आंखें, गहरी आंखें और सीधी मेरे आत्मा में घुटती हुई। मैं कांप गया। एक पल को लगा कि मेरे पैरों ने मेरा साथ ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने हिम्मत बांधी और वहाँ से भाग खड़ा हुआ।
उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन बेचैन था। नींद और जागने के बीच की उस धुंधली हालत में मुझे कुछ एहसास हुआ, जैसे मेरे पैरों के पास कोई बैठा है। वो इतना पास था कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो देखा एक सफ़ेद साया। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक धुंधला आकार, और वो धीरे धीरे मेरी ओर झुका। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, वापस मत देख, अब वो देख रहा है। मैं चीख पड़ा। जैसे तैसे उठकर लाइट जलाई, लेकिन कमरा खाली था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त राहुल को फ़ोन किया और कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, कुछ तो है यहाँ, मैं अब एक पल भी अकेले नहीं रह सकता। राहुल उसी शाम मेरे पास पहुँच गया। उसने मेरी हालत देखी, मेरी बात सुनी और तुरंत कहा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, बहुत बूढ़ा है, लेकिन उसने ऐसे कई केसेस देखे हैं। मैंने तुरंत हामी भर दी। अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले दिन वो अघोरी आया, काले कपड़े, शरीर पर राख और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो मौत को पहचानता हो। उसने घर में प्रवेश किया, आंखें बंद की और फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये जल पिचास है। किसी समय इसे बलि देकर बांधा गया था और अब ये आज़ाद हो चुका है। उसने घर के बीचों बीच एक चक्र बनाया, चावल, सिंदूर और गंगा जल से। मुझे उसके बीच में बैठाया गया। चारों ओर दिए जलाए गए। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, कमरे की हवा भारी होने लगी। दिए एक एक कर कर बुझने लगे, खिड़कियां थर्राने लगी और फिर एक चीख, एक ऐसी भयानक चीख आई जो इंसान की नहीं थी। वो चीख जैसे मेरी हड्डियों में उतर गई, लेकिन अघोरी शांत रहा। उसने कहा, अब इसे तू ही खत्म करेगा। अगर तू पीछे हटा तो तेरा अंत निश्चित है। रात के ठीक 12 बजे मुझे वो कटोरी दी गई जिसमें विशेष तांत्रिक जल था। मैं कांपते हाथों से उसे लेकर तालाब की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ियों में कुछ चलता फिरता महसूस हो रहा था। तालाब के पास पहुंचा और जल उसमें डाला तो पानी एकदम से उबलने लगा, बुलबुले बनते गए और फिर वही आवाज़, वही फुसफुसाहट मेरे फिर कानों के पास आई, मयंक, मत कर, मत कर। मैं कांप गया, लेकिन मैंने हिम्मत बांधी और पीछे नहीं देखा। मैंने वो कटोरी वहीं छोड़ी और दौड़ पड़ा। सुबह पहली बार सूरज की किरणें उस घर के भीतर आई। अघोरी ने बस इतना कहा, वो अब कैद है, पर ये मत भूलना, पानी सब कुछ समेट लेता है, लेकिन कुछ लौट आता है जब कोई उसे फिर से छेड़ता है। अब मैं किसी और शहर में हूँ, नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन जब कभी देर रात नहाते वक्त अचानक पानी की धार कमजोर पड़ जाती है, तो एक जानी पहचानी कांपती हुई फुसफुसाहट अब भी मेरे कान में गूंजती है। मैं